सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाउंटेन टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 है प्रश्नावली 5.8 के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो में आपके सामने लेके आई हूँ। जैसे कि हर बार की तरह अपनी जो वीडियो की शुरुआत होती है मोटिवेशन लाइन के साथ, तो आज की मोटिवेशन लाइन है, खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है, मैं भीड़ नहीं हूँ, दुनिया मेरे अंदर ही जमाना है। तो खुद को जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है, मैं भीड़ नहीं हूँ, दुनिया की मेरे अंदर ही जमाना है। तो मुझे किसी दूसरों से कंपटीशन नहीं करना, अपने आप से थी जो संकल्प मैंने अपने आप से लिया था, जो संकल्प मैंने अपने आप से सोचा था, जो सपने मैंने अपने आप से सोचे थे, मैं ये कर दिखाऊंगी, उन संकल्पों को, उन सपनों को पूरा करना है। तो इस बात की लड़ाई है मेरी खुद से है। तो मैं खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है, मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मुझे भीड़ से अलग बनना है, मेरे अंदर ही जमाना है। तो मुझे खुद से ही लड़ना है और कुछ बन दिखाना है। आज हम चलते हैं अध्याय 5 है, जिसमें हम वर्ग और वर्गमूल को सबसे पहले समझेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे गुणधर्म बताए, अगर आप इसे नहीं समझते तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आओ इसे समझते हैं। भूमिका है कि वर्ग का क्षेत्रफल, जैसे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, हमें पता है भुजा गुणा भुजा होता है। भुजा का अर्थ एक भुजा की लंबाई होती है। कोई भी वर्ग होता है तो उसकी एक भुजा की लंबाई को हम भुजा कहते हैं। वर्ग क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न है वर्ग और वर्गमूल, तो उसकी परिभाषा में बताऊंगी कि वर्ग जैसे संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल। 3 गुणा 3, जैसे कि उदाहरण है, किसी संख्या का, कोई संख्या है मतलब दी गई संख्या, या फिर से आप दी गई संख्या भी लिख सकते हैं कि दी गई संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर है, कि कोई संख्या दी गई और उसे पूछा है कि 3 का वर्ग क्या है, तो उसी संख्या से गुणा करने पर जो प्राप्त गुणनफल होता है, ये जो होता है इसे हम वर्ग, मतलब 3 का वर्ग क्या होता है 9। यहाँ 9 का वर्ग कितना होगा 81, जिसे गणित भाषा में 9 स्क्वायर भी हम लिखते हैं। तो 16 का वर्ग 156 कैसा आया, तो 16 गुना 16 किया। तो मैं आपको और रफ कार्य की सहायता से कुछ बता दूं कि अगर आपको कोई पूछ ले कि 2 का वर्ग तो 2 का वर्ग कितना है 4। 4 का ये किस तरह आया, जिस तरह इसे लिख दो 2 का वर्ग, इसे हम किस तरह लिखे रे 2 स्क्वायर बराबर 2 गुना 2 बराबर 4। ये इसका क्या है आंसर। अब कोई पूछे कि आपको 4 का वर्ग क्या है, 4 का वर्ग, तो हमने परिभाषा पढ़ा था, किसी संख्या दी गई संख्या तो उसी संख्या से गुणा प्राप्त गुणनफल, ये क्या कहलाता है वर्ग। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। जिस तरह हम पहाड़े याद रखते हैं इस तरह हमें एक सारणी होती है, उसे हमें याद करना होता है, और वर्ग का आना हमें बहुत ही, तो वर्ग आपसे क्लियर है। अब हम चलते हैं वर्गमूल। वर्गमूल हमें क्या बताए हैं कि किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है, किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है किसी संख्या का स्वयं से गुणा करने पर। फिर आप यहाँ से समझ सकते हैं, किसी संख्या का स्वयं से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हुई हो तो वह संख्या उस संख्या की वर्गमूल कहलाती है। मैं आपको उदाहरण की तरह से समझाऊं, अगर कोई संख्या आपको दी गई है 25, ओके, तो अब इसका हमें वर्गमूल किस तरह निकाले, तो 25 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल क्या होता है, कोई संख्या दी गई है, ये हमें प्राप्त, ऐसे हमें कोई संख्या लेनी है और उसी संख्या से जब हम गुणा करते हैं 25 का वर्गमूल, तो इसे किस तरह लिखे रहे, इस तरह लिखे रहे, अंडर रूट ये वर्गमूल होता है स्क्वायर, ठीक है, इस तरह लिखे गए, और ये इस तरह होता है, ये स्क्वायर होता है 5 गुना 5, और ये इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 5 स्क्वायर से स्क्वायर रख दे तो ये 5। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, अगर कोई अंडर रूट 25 करे तो उसका वर्गमूल होता है 5, 64 का 8। तो वर्गमूल समझ रहे, वर्ग भी आप अच्छी तरीके से समझ रहे, कोई भी डाउट नहीं है। 2 का वर्ग 4 का वर्ग 16, 5 का 25, और 25 किस संख्या का 25 का वर्गमूल 5, संख्या 25 का वर्गमूल 5। तो ओके, तो वर्ग और वर्गमूल निकालने की बहुत अलग अलग विधि है, जिस तरह आप आगे बढ़ेंगे मैं वो सारी विधि आपको बताने जाऊंगी। अब हम चलते हैं, एक सारणी है
इसे मैं सारणी दे देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक स्टोर मतलब एक टावर 8 होता है, इसे ध्यान से समझना। 2 टावर 4 होता है, 3 टावर 9, 4 टा 16, 5 टा 25, 6 टा 36, 7 टा 49, 8 टा 64, 9 टा 81 और 10 टा 100। आप ये इस तरह, जिस तरह आप पहाड़े याद करते, जिस तरह आप इसे उसी तरह, जिस तरह आप पहाड़े याद करते, ठीक इसी तरह आप इसे भी याद करना है, ताकि आपको आसानी हो 5.8 सॉल्व करने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको। अब एक हमें पूछा है वर्ग संख्या, तो जो संख्या होती है जिसे हम वर्ग बोलते हैं, वही देखो वर्ग संख्या से क्या तात्पर्य, किस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने प्राप्त गुणनफल वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर किसी संख्या का उसी संख्या से गुणन, ये जो गुणनफल प्राप्त होता है, जैसे 8 है, 4 है, 9 है, 16, ये सारी संख्या कैसी है, वर्ग संख्या है। ये सारी संख्या कैसी है, वर्ग संख्या और पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसी संख्या है ये, पूर्ण। अगर मैं यहाँ पर बोल दूं 3 तो 3 नहीं होगी, ओके। तो ये सारी संख्या कैसी है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। उदाहरण जैसे कि 8 हो गए, 4 हो गए, 16, 21, 25, 49, 100, 121 आदि। ओके, तो वर्ग संख्या से तात्पर्य आपको समझ जाए किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल। वर्ग संख्या आप समझ रहे, प्रयास कीजिए। यहाँ पर एक दी गई संख्याओं के बीच की पूर्ण वर्ग संख्या हमें लिखनी है। अगर 30 और 40 के बीच अगर हमें पूछे तो हम क्या करते हैं, इनमें से आप देख सकते हैं, इनमें से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, ये है 36। और इनमें से अगर बात करें तो यहाँ हमें पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मिलती है। और एक अन्य उदाहरण है, हमें पता है कि 5 वर्ग जैसे कि 25 वह 40 में दे, तो 40 के बाद में ऐसे कौन सी तो गुण 50, ये 5 5 25, 6 6 36, तो ये 36। तो 25 तो 25 से 30 के बाद में बोला तो ये तो हो रही नहीं, और 36 तो ये जो 40 के पहले आ रही, तो संख्या कौन सी होगी, 36। ओके। और यहाँ जब हम देते में गिनती लिखते हैं, आपको बताया कि यहाँ पे कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आप इसे अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि वर्ग संख्या क्या होती है, और बीच की अगर पूर्ण वर्ग संख्या आपको बोलते तो आपको किस तरह निकालना। तो ये स्पष्ट आपसे समझ में आ गया। इनमें हमें कुछ नियम भी बताए हैं, वो नियम मैं आपको बताने जाऊंगी, लेकिन पहले कुछ हम इस तरह पढ़ लेते हैं। कुछ नियम है, आप इसे समझना। देखो कि संख्या वर्ग करने पर इकाई अंक का इकाई अंक, वर्ग करने पर इकाई अंक मतलब संख्या का ये इस तरह है, संख्या का इकाई अंक और वर्ग करने पर इकाई। अगर कोई संख्या दी गई है और उसका इकाई अंक अगर 8 है, तो उसका वर्ग में भी उसका जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा, 9। संख्या का इकाई अंक, ये संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक, और ये वर्ग संख्या का इकाई अंक, वर्ग संख्या का इकाई अंक। इस तरह के प्रश्न बहुत हमें पूछते हैं, तो आपको ये ध्यान देना है। अगर वो संख्या दी गई उसका इकाई अंक 8 है, तो उसका जो वर्ग होगा उसमें भी 8 ही होगा। अगर वो संख्या दी गई वहां पर 8 शून्य है, तो उसका जो गुणनफल वर्ग जब हम करेंगे तो 2 शून्य आएंगे। अगर कोई संख्या दी है और अगर 2 है, अगर कोई संख्या दी है उसका इकाई अंक कितना है, 2 है, तो उसका जो वर्ग होगा वो 4 है। अरे किसी संख्या का इकाई अंक 8 है, तो उसका वर्ग जब करेंगे तो उसका इकाई अंक 4 आएगा। ये नियम इतना सा आप याद रखना। अगर कोई संख्या 3 दी है और उसे उसका वर्ग करेंगे तो हमें वर्ग संख्या का इकाई अंक होगा जो 9 मिलेगा। और अगर कोई संख्या 7 है तो हमें इकाई अंक 9 मिलेगा। अगर कोई संख्या का इकाई अंक 5 है तो भी हमें इकाई, तो उस वर्ग संख्या का इकाई अंक हमेशा हमें 5 मिलेगा। और यहाँ हमें ये इसमें एक 0 और 5 का एक अलग नियम है, मैं आपको वो बता दूंगी। और 4 और 6 का, 4 और 6 से हम जब करते हैं इकाई अंक संख्या का, तो हमें 6 प्राप्त होती है। देखो इस सारणी से आप समझ सकते हैं, ये भी एक मैंने सारणी टाइप बनाई है। तो देखो हमने पढ़ा था कि यदि किसी संख्या का इकाई, देखो 8 का वर्ग 8, तो इसका इकाई अंक 1 है, तो हमें क्या मिल रहा है, 8 ही मिल रहा है। ठीक इसी तरह देखो अगर किसी संख्या का 8 है, हम यदि किसी संख्या का 8 है, सॉरी यहाँ पर 9 आ गया था, इकाई अंक
अरे किसी संख्या का इकाई अंक ये 9, अरे किसी संख्या का इकाई अंक 9 है तो भी हमें कितना प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। ये आपको याद है, किसी संख्या का इकाई अंक अगर 1 है तो हमें 1 मिल रहा है, किसी संख्या का इकाई अंक 9 है तो अभी हमें उसका वर्ग जब करने पर हमें 1 मिलता है। ओके, 8 और 9 होने पर उसका जो वर्ग होता है हमें 1 मिलता है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 है तो हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो मतलब 3, अगर 3 है कोई तो 9 मिल रहा है, 4 का 16, 4 अगर कोई इकाई अंक 4 है तो हमें 6 मिल रहा है, 5 में 5 ही मिल रहा है। 6 अगर कोई इकाई अंक 6 है, इकाई अंक किसी संख्या का 6 है तो हमें क्या मिलेगा, उसका इकाई अंक भी 6 मिलेगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 7 है तो हमें 9 मिलेगा। ये आपको याद रखना है। किसी संख्या का इकाई अंक 8 है तो हमें 4 मिलेगा। अगर किसी संख्या का 9 है तो 1 मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी संख्या में 1 शून्य है तो उसके जब वर्ग करेंगे तो हमें ये 2 शून्य प्राप्त होंगे। ये कुछ नियम है, ये इस प्रश्नावली के ये नियम है जिस तरह मैंने सारणी से आपको बताया है। तो क्या ये क्लियर है? जब आप इस प्रश्न के अनुसार जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये पूर्ण रूप से समझ में आएगा। चलो एक में हम कुछ संख्या ले लेते, जैसे कि 4 ले लेते। 4 का वर्ग, 4 का वर्ग 16। तो हमें इसका इकाई अंक 4 है तो यहाँ पर हमें इकाई अंक क्या मिल रहा है, वर्ग में 6 मिल रहा है। ओके, ये क्लियर है। अगर किसी संख्या का इकाई जैसे कि यहाँ पर 7 ले ले, या फिर और कौन से 15 ले ले, 15 का वर्ग, 15 का वर्ग कितना होता है, 225। तो हमें ये देखो ये 5 मिल रहा है। सपोज करो 10 का वर्ग, 10 का वर्ग में ये देखो हमें 100 मिल रहा है। यहाँ पर 1 शून्य था लेकिन हमें 2 शून्य। अरे किसी संख्या जैसे कि 121 ले लेते हैं, सॉरी 11 ले लेते, 11 ले लेते, 11 का वर्ग 121। तो इसका इकाई अंक 1 है तो हमें 1 ही मिल रहा है। अगर किसी संख्या जैसे कि 9 ले लेते हैं, 9 का वर्ग, तो हमें भी क्या मिल रहा है, 81 मिल रहा है। किसी संख्या का इकाई अंक 9 है तो हमें उस पर या वर्ग में इकाई अंक 1 मिलेगा। ये आपको बस कुछ नहीं करना, ये इतना सा आप ध्यान दे देना कि 1 का वर्ग 2 का वर्ग, तो ये आपको आसानी हो जाएगी इसे समझने में। ओके, तो ये हो गया। अब एक यहाँ पर एक नियम है, सम तथा विषम संख्या। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, आप इसे ध्यान से देखना। सम संख्या, अगर किसी संख्या का अगर कोई संख्या दी है और वो सम है और उसका वर्ग रहा हो तो उसकी इकाई अंक हमें क्या मिलेगी, सम संख्या मिलेगी। और कोई विषम संख्या है, अगर कोई विषम संख्या है तो उसका हम विषम संख्या मिलेगी। चलो उदाहरण की तरह से समझ लेते हैं। अगर कोई संख्या जैसे कि 11 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये 1 क्या है, विषम संख्या है। जब इसे हम वर्ग करते हैं तो देखो हमें 101 तो 121, ये क्या है, ये भी तो एक विषम संख्या है। जैसे कि 13 ले लेते हैं, 13, तो 3 क्या है, विषम संख्या है, ये इस तरह विषम आ रही है तो 169, ये भी तो एक विषम संख्या है। मतलब कुल मिलाकर विषम संख्या का वर्ग, विषम जो इकाई अंक आता है वो भी विषम ही होता है। जिस तरह यहाँ पर हम ले लेते हैं और कोई संख्या 13 हो रही, 11 हो रही, 12 ले लेते हैं, तो 12 का हमें वर्ग पता है, 12 का वर्ग कितना होता है, 144। तो ये जो इकाई अंक ये सम संख्या है तो यहाँ भी हमें सम संख्या ही मिल रही है। अगर कोई संख्या 8 ले लेते हैं, 8 का अगर हम वर्ग करते हैं तो हमें 64, तो ये 64। तो ये नियम है, अगर कोई संख्या सम होगी, सम संख्या का जब वर्ग होगा तो उसकी जो आंसर गुणनफल होगा वो भी एक सम संख्या होगी। अगर कोई विषम संख्या का हम वर्ग करेंगे, विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो उसका जो गुणनफल होगा, ये जो आएगी संख्या वो भी विषम संख्या ही होगी। ओके, ये नियम है इस वर्ग का। और यहाँ पर एक नोट कि 1 शून्य हो तो यहाँ पर वर्ग करने के बाद में 2 शून्य हो जाते हैं, और यहाँ पर 2 शून्य हो तो उसे हम जब वर्ग करते हैं तो 4 शून्य हो, मतलब डबल हो जाता है। अगर 3 हो तो 6 हो जाता है। शून्य की संख्या बराबर दुगना शून्य, यहाँ पर जितनी शून्य की संख्या होगी उस तरफ दुगना शून्य होगा, ये आपको याद रखना है। ये आप जैसे प्रश्नावली अब आपको हार्ड लगता होगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रश्नावली सॉल्व करेंगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। चलो उदाहरण के लिए अगर 727, अगर इसे हमें देख के बताना है, हमें इसे सॉल्व नहीं करना है। 727 का इकाई अंक सम होगा या विषम होगा, तो ये 7 है और 7 क्या होता है, विषम होता है, तो हम यहाँ पर लिखे थे विषम संख्या होगी। हमें बस पूरी संख्या नहीं पूछी है,
विषम संख्या। इकाई अंक क्या होगा? सम। ये देखो क्योंकि 7 है और हमें पता है कि 7 का वर्ग क्या होता है, 7 का वर्ग गुण 50 होता है और 9 जो होता है वो एक क्या होता है? विषम संख्या होती है। और जैसे कि 200 गुण 70, यहाँ पर 9 है तो इसका जो आंसर हो रहा है उसमें इकाई अंक सम या विषम हो रहा, तो हम यहाँ पर लिखे थे विषम हो रहा, विषम संख्या हो रही। ओके, यहाँ हमें पूछा है कि शून्य की संख्या कितनी हो रही है? यहाँ पर 8 है, यहाँ पर हम लिखे थे 2 शून्य हो रहे, 2 शून्य हो रहे। यहाँ पर 2 शून्य थे, यहाँ पर हम कितने आए थे? 4 शून्य हो रहे, 4 शून्य हो रहे। ओके, तो ये हमने ये नियम पढ़ा है। अभी कुछ अलग नियम है जिसे भी हम पढ़ते हैं, कुछ और रोचक प्रतिरूप है। यहाँ पर त्रिकोणीय संख्या के जोड़, त्रिकोणीय संख्या के, देखो ये इस तरह त्रिभुज के जैसे बनना चाहिए, ये इस तरह, ये देखो इस तरह बन रहा है त्रिकोणीय, ये इस तरह, ये इस तरह, ये त्रिकोणीय, इसे बोलते हैं त्रिकोणीय संख्याओं का जोड़। कुछ और रोचक प्रतिरूप, कुछ और गुणधर्म है। जैसे अगर देखो ये 1 है और 3 है, अगर इन दोनों संख्याओं का हम जोड़ करें तो हमें 4 होता है, तो हमें कितना? 2 स्टॉल, मतलब पहला एक संख्या हमें मिल जाती है 4, जो कि 4 क्या है? 2 स्टॉल, मतलब 2 संख्या, 2 का वर्ग 4 है। अगर हम 3 और 6 का अगर बात करें तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 9 प्राप्त हो रहा है, जो कि 3 स्टॉल, मतलब संख्या 3 का वर्ग है। फिर हम 6 और 10 अगर हम लेते हैं त्रिकोणीय संख्या, अगर त्रिकोणीय संख्या 6 और 10 अगर हम लेते हैं तो हमें 16 प्राप्त होता है, जो कि 4 का वर्ग है। ओके, तो ये इस तरह त्रिकोणीय संख्या के जोड़ में ज्यादा कुछ नहीं है, यही हमें बताया। यदि हम दो क्रमागत होना चाहिए, एक के बाद 3, ऐसा नहीं कि 3 और 5 ले लें। यदि हम 2 क्रमागत त्रिभुज संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तब हम एक वर्ग संख्या प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से त्रिभुज बनना चाहिए, जैसे कि 1 हो गया तो यहाँ पर हो गया। ये अगर 2 है, हमने किस तरह बनाया था, या नीचे 2 ले लिया तो ऊपर हो गया, तो ये त्रिभुज बन रहा है। अगर हमने नीचे 3 लिया है, ऊपर 2 लिया है और ये 1 लिया है, तो ये हो गया 6। इस तरह से बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर 4 ले रहे हैं और यहाँ पर भी 4 ले रहे हैं, फिर 3 ले रहे हैं, तो ये गलत है, तो ये गलत है। ये इस तरह से होना चाहिए, इस तरह की संख्या होनी चाहिए। यदि हम 2 क्रमागत त्रिभुज संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तब हम एक वर्ग संख्या प्राप्त करते हैं। त्रिकोणीय संख्या के जोड़ से हमें ये समझ रहे हैं। फिर आगे हमें बताया है कि वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या, वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या, जैसे कि 4, ये थोड़ा यहाँ से समझते हैं कि अगर वर्ग संख्या ये यहाँ पर से, वहाँ थोड़ा सा कुछ गलत था, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 6 स्टॉल, मतलब वर्ग संख्या क्या है? 6 और 7, और 6 और 7 स्टॉल के बीच की, अगर दोनों वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या हमें पूछे तो कितनी होगी? अब इस तरह से अगर हम खोले इसे तो 6 का देखो कितना हो रहा, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, तो कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इनके बीच में कितनी संख्या आ रही? 12। लेकिन इस तरह करने से क्या होता है? बहुत समय लगता है, हाँ, और उसे हमें नहीं निकाल पाते। तो यहाँ पर एक सूत्र है 2n। पहली संख्या हमें हमारी क्या थी? 6 थी, तो बस 6 को क्या करना है? दुगुना कर देना है, स्क्रॉल नहीं करना है, 6 को दुगुना करना है, मतलब 12। समझ रहे हैं आप? तो ये 6 स्टोर व 7 स्टोर के बीच की संख्या अगर पूछे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इस तरह आपको लंबा करने की जरूरत नहीं है। 12 संख्याएं होती है। और एक कोई हम उदाहरण ले लेते हैं, हम एक अन्य उदाहरण से आपको समझती है। अगर कोई यहाँ पर आपको इस तरह पूछे कि 4 स्टोर व 5 स्टोर वर्ग संख्या, इनकी वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या, और हमें पता है सूत्र क्या है? 2n। n मतलब ये n का मतलब क्या है? प्रथम संख्या, प्रथम दी गई वर्ग संख्या, प्रथम दी गई वर्ग संख्या। तो प्रथम दी गई वर्ग संख्या क्या है? ये 4 है, तो 4
गुणा 2 बराबर 8। तो आंसर कितना है 8। लेकिन ऐसे प्रैक्टिकल के रूप से विस्तार से समझते हैं कि 4 स्ट्रॉ मतलब 16 और 5 का कितना होता है 25। तब इन्हें सब लिखते हैं। तो चलो हम देखते हैं 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। तो संख्या कितनी हो रही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और ये हमारा आंसर आ गया 8। तो ठीक है, इस तरह आपको विस्तार से करने की जरूरत नहीं। 2m इसका याद रखना है। प्रथम दी गई संख्या इसका नहीं करना है, पहली वाली संख्या से हमें करना है। तो हमें वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। और दूसरा कुछ नियम है वर्ग संख्याओं के गुणधर्म इकाई एंड 1 से 10 तक वर्ग संख्या को देखने पर हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इकाई एन ये हो गया है हमारा, इसे हमें लिखने की जरूरत नहीं है। और तो हमने दूसरा पढ़ दिया। अब है तीसरा विषम संख्याओं का जोड़। विषम संख्याओं का तीसरा नियम क्या बता रहे हैं कि हमने देखो एक तो ये पढ़ा 2 क्रमागत, ये हमने पढ़ा था कि त्रिकोणीय संख्याओं का जोड़, क्रमागत त्रिकोणीय संख्या का जोड़ करते तो हमें एक वर्ग संख्या प्राप्त होती है। वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या हमें निकालना आ गया है। और तीसरा है विषम संख्याओं का जोड़। विषम संख्याओं का जोड़ में एक बहुत ही रोचक और बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो एक विषम संख्या एक स्क्रॉल, पहले दो विषम सब हम विषम दो संख्या लेते हैं तो हमें संख्या कितनी है विषम संख्या, एक तो ये है और ये, तो संख्या कितनी हो गई 2 स्क्वायर बराबर 4 और इसे हम जब जोड़ते हैं तो भी 4। अब पहले हमें बताना विषम संख्या कितनी है, संख्याओं कितनी है 1, 2, 3। अब हम इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 और 3 8 और 1 9। तो इस तरह से बहुत टाइम चली जाती है। तो बस कुछ नहीं करना है, कितनी संख्या है उसका स्क्रॉल कर देना है तो याद है 9। अब देखो यहाँ पर हमें किस तरह करना है, 1 3 क्रमागत होनी चाहिए। इस तरह ने 1 ले लिया 5 ले लिया, नहीं 1 3 5 और 7। अब इसे जोड़ेंगे तो इसे जोड़ने का एक अलग ट्रिक नियम क्या है कि आप ये संख्या कितनी 1 2 3 4 तो डायरेक्ट 4 का स्क्रॉल कर दो और 16 और इसे अब आप प्लस भी करेंगे तो 3 और 4 4 और 5 9 9 और 7 16 ये आ गए 16। इसी तरह ठीक 1 3 5 7 और 9 और आपको जल्दी से प्लस करना है तो विषम संख्या 1 2 3 4 5 को स्क्रॉल कर दो 25 आ गए। आप इसे अगर चाहते हैं तो काउंट करके भी देख सकते 25 आएगा। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकलते रहता, हम कह सकते कि पहली एन विषम संख्या का योग एन स्क्वायर होता है, जो कि यहाँ से हम देख चुके हैं। तो किस तरह हमने यहाँ पर ये निकाला है कि जितनी विषम संख्या होती है उसका स्क्रॉल कर दो, आपको जोड़ करने की जरूरत नहीं है। फिर है क्रमागत प्राकृत संख्या का योग। क्रमागत क्या होने चाहिए, क्रमागत प्राकृत संख्या का योग। जैसे 3 स्क्वायर बराबर 9 बराबर 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 बराबर 9। अरे इन 4 और 5 कोई भी अगर दो संख्याओं का अगर योग पूछ ले, कोई भी दो संख्याओं का अगर योग पूछ ले तो क्या होता है, देखो ये हो रहा है 9। 3 और इन दोनों संख्याओं के अगर देखो 5 स्क्वायर तो ये रहा 25। तो 12 और 13 हम क्या कर देंगे 12 और 13 ये दोनों क्या है, दोनों जो है वो प्राकृत संख्या का योग है। और 11 स्क्वायर 121। तो हम किस तरह लिख सकते हैं 60 और 61 को अगर प्लस करें तो 121 और 121 को हम 11 किस तरह लिखते हैं। आप इसे इस तरह समझते हैं, प्रथम संख्या और दूसरी संख्या, ये कौन सी संख्या है, ये प्रथम और ये दूसरी। तो प्रथम संख्या क्या है, ये 4 और 5 किस तरह आए, 4 और 5 किस तरह आए। तो हम देखो ये तो छोटे छोटे संख्या इसलिए आपने निकाल दिया, लेकिन बड़ी संख्या का इस तरह से दिया गया और हमें क्रमानुसार हमें पूछते कि कौन सी दो प्राकृत संख्याओं का योग करने पर हमें ये संख्या मिलेगी, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए नियम है प्रथम संख्या और दूसरी संख्या। प्रथम संख्या क्या थी 3 स्क्वायर माइनस 8 करना है और इस तरफ करना है 3 स्क्वायर प्लस 8। ओके, आपको थोड़ा हार्ड लगता होगा लेकिन हार्ड नहीं है, जब आप प्रश्नावली में इसे करेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 बटा 2 8 बटा 2 और 4 9 प्लस 1 बटा 2 और ये 5 4 व 5। ओके, तो इस तरह ये हमें निकल दिया 4 और ये 5। अब जिस तरह की
इसे भी आप इस तरह रफ टारगेट सारी तरह से समझ सकते हैं। प्राकृत संख्या जैसे कि 5 स्क्वायर बराबर 25, लेकिन कौन सी दो ऐसे प्राकृत संख्या का योग करने पर हमें 25 मिल रहा था, हम थोड़े सोच में पड़ जाते। तो हमारे n स्क्वायर क्या था, n स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 8 बटा 2, व इस तरफ था 5 स्क्वायर प्लस 8 बटा 2। तो 5 बचे 25 माइनस 8 बटा 2 और 5 बचे 25 प्लस 8 बटा 2, तो 24 बटा 2 और इस तरह हो गया 26 बटा 2। तो 2 एकम 2 12 और 2 एकम 2 2 13, तो 12 और 13। देखो हमारा आंसर मिल गया 12 और 13। फिर एंड में है दो प्रमाणरत सम और विषम संख्याओं का गुणनफल। अगर पहली और दूसरी विषम संख्या प्रमाणरत पूरी तो 11 और 13 का जब हम गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 143। लेकिन इसका एक नियम है, अगर इस दी गई संख्या को आपको क्या करना है, 8 उसमें प्लस कर देना है और स्क्वायर कर देना है। अगर ये कोई संख्या दी है 11 गुना 13, तो उसे क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। उसे क्या करना है, स्क्वायर करना है और -1 करना है, ये आपका आंसर मिल जाएगा। आपको 11 × 13 इतनी बड़ी संख्या करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये भी एक नियम है कि अगर कोई दो संख्या सम और विषम इस तरह हो तो आप इसे जल्दी से किस तरह निपटा सकते हैं, कुछ नहीं करना है, ये हमें नियम याद रखना है। 12n मतलब जो संख्या है उसमें 8 जोड़ देना है, जो संख्या यहाँ पर दी गई है उसमें 8 जोड़ कर उसका स्क्वायर कर देना है और माइनस उसमें 8 करना है। तो ये हमें आ रहा आंसर मिल जाता। सम संख्या में भी ठीक इसी तरह है, 44 गुना 46। अभी ये बहुत बड़ी संख्या है तो आप इसे इस तरह करने लगे रहे, मतलब एक ट्रीट है, ये ट्रीट है। इस तरह गुना करने में बहुत सारा समय चला जाता है, तो कुछ नहीं करना है, जो संख्या दी गई हो उसमें एक प्लस करना है, उसे एक बढ़ा देना है। सबसे पहले तो क्या करना है, उसे एक बढ़ा देना है और एक बार प्लस करना और एक माइनस करना, मतलब 45 स्क्वायर माइनस 8 करना। आपको ये याद नहीं रहे तो आप बस यही करना, ये जो संख्या दी रही हो प्रथम संख्या उसका 8 में प्लस कर देना और 8 यहाँ पर माइनस कर देना। तो बस ये 45 स्क्वायर और ये आपको आंसर आ जाएगा। इस तरह भी 2024 आ रहे हैं और इस तरह पे 2000। ये नियम है, सब ये गुणधर्म है, नियम है, बहुत ही आसान है। फिर है वर्ग संख्या के कुछ और प्रतिरूप। अगर 8 संख्या है तो देखो 8, 11 स्क्वायर, तो देखो ये कितनी संख्या है, 2 है, तो 8 लिखना है, 2 लिखना है, 8 लिखना है। फिर हमें 1 2 3, ये 3 कितनी बार, 8 कितनी बार आया, 3 बार आया, तो हमें 1 2 3 फिर 2 और 8। यहाँ पर हमें देखना है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 3 2 8, ये ट्रिक है। अगर इस तरह की संख्या हो उसे इसको गुना करना बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, आप चाहे तो इसे गुना करके देख सकते हैं। और इस तरह 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ओके 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक तो आपको लिखना है। फिर आपको उल्टी गिनती लिखनी है, 7 6 5 4 3 2। इसका जब आप गुना करेंगे तो ये उत्तर आपको मिल जाएगा। ये शॉर्टकट में किस तरह से गुना करना है वो इस सारे में, इस प्रश्नावली में हमें इस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में गुणधर्म की सहायता से हमें मदद मिलेगी कि आपको गुना करने में आपको समय बचेगा, लेकिन जो नियम है वो आपको परफेक्ट याद रखना है। अगली बार हम प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। आशा है आज का इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा हार्ड है लेकिन इतने कुछ गुणधर्म है उसे याद रखना है। जहां भी अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं और बेहतरीन वीडियो आपके लिए बना के लाऊंगी। और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, वंदे मातरम। Okay, thank you.